हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवकांत सिंह, वर्किंग एज ए चीफ मैनेजर इन ए पब्लिक सेक्टर बैंक। हम बात कर रहे हैं सरफेसी एक्ट के बारे में और अब तक हमने रूल 86 तक बात की। आज हम बात करेंगे रूल 87 के बारे में। रूल 87 की जो लैंग्वेज है वो इस तरीके से है: एवरी नोटिस ऑफ सेल शैल बी अफेक्ट ऑन द कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड द ऑथराइज्ड ऑफिसर shall upload the detailed terms and condition of the sale on the website of the secured creditor। तो इसमें क्या है, जैसे से हमने सिंबॉलिक पोजीशन जो 13(4) में सिंबॉलिक पोजीशन लिया था, वो भी हम ऐसे जो इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्गेज है उसके मेन गेट पे लगाते हैं, ऐसी जगह लगाते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वो दिखाई दे, लोगों को पता चले कहाँ इसका सिंबॉलिक पोजीशन। ऐसे ही ये सेल नोटिस जो है वो मेन गेट पे लगाना है या ऐसी जगह मेन रोड के ऐसी जगह लगाना है जहाँ से ये क्लियरली मतलब विजिबल हो, लोगों को पता चले कि हाँ ये सेल नोटिस लगाया गया है। तो एक तो पार्ट्स कॉन्स्पिशियस वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है कि मतलब ऐसी जगह पर लगाना। रूल 87 कहता है सेल नोटिस ऐसी जगह लगाना है जो कॉन्स्पिशियस हो। और दूसरी बात ये कहता है कि ऑथराइज्ड ऑफिसर जो सेल की डिटेल है, सेल नोटिस की डिटेल है, वो बैंक की साइट पर अपलोड करेगा। इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी अपलोड करने की, ये कहता है कि द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड इंक्लूडिंग द डिटेल्स ऑफ द इनकम्बरेंसेस नोन टू द सिक्योर्ड क्रेडिटर। मतलब प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन देगा कि उसकी एरिया कितना है, कहाँ लोकेटेड है, उसकी बाउंड्री ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में क्या अवेलेबल है, और डिटेल्स ऑफ इनकम्बरेंसेस नोन टू द सिक्योर्ड क्रेडिटर। इसमें बात है कि इस प्रॉपर्टी पर बैंक का तो चार्ज है ही, इसके अलावा किसी और का अगर इनकम्बरेंस है, कोई चार्ज क्रिएट है, तो वो भी हमें सेल, अगर हमें नॉलेज में है तो हमें वो उसको इसमें सेल नोटिस में और साइट पर अपलोड करना है। अच्छा, ये चीज़ हम जो सेल एज ए प्रिकॉशन कि जब हम सेल नोटिस लगाते हैं, सेल नोटिस तो एक नोटिस हमें पब्लिक अथॉरिटी जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है या फिर अगर कोई यूपी-सीडा की प्रॉपर्टी है, ये मतलब कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की प्रॉपर्टी है, तो वहाँ पर एक नोटिस ज़रूर भेजें कि कोई अगर ड्यूज़ हैं तो वो हमको टाइमली बता दें, और अगर कोई ड्यूज़ अगर आ जाते हैं तो उसको हमें सेल नोटिस में डालना है कि ये इस अथॉरिटी का भी ड्यूज़ है। तो यहाँ पर डिटेल्स ऑफ इनकम्बरेंसेस का पर्पज़ ये है कि अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर को पता चलता है कि किसी अथॉरिटी या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ड्यूज़ है, तो वो हमें उसमें सेल नोटिस में इनकॉर्पोरेट करना है, जिससे कि जो प्रपोज्ड बिडर हैं उनको नॉलेज हो कि इस पर कोई और चार्ज भी है। नंबर 1। नंबर 2 होता है द सिक्योर्ड डेट फॉर द रिकवरी विच द प्रॉपर्टी इज टू बी सोल्ड। कितना ड्यूज़ है वो हमें इसमें सेल नोटिस में दिखाना है। रिजर्व प्राइस ऑफ इमूवेबल सिक्योर्ड असेट बिलो विच द प्रॉपर्टी मे नॉट बी सोल्ड। जैसे रूल 85 में हमने रिजर्व प्रॉपर्टी का फेयर वैल्यू रिजर्व प्राइस फिक्स करते हैं, तो यहाँ पर रिजर्व प्राइस हमें फिक्स करना है कि इससे प्रॉपर्टी नीचे नहीं सोल्ड आउट होगी, ये मिनिमम प्राइस है। टाइम एंड प्लेस ऑफ पब्लिक ऑक्शन और द टाइम आफ्टर विच सेल बाई अनदर मोड सेल बी कम्प्लीटेड। मतलब पब्लिक ऑक्शन जो है, ई ऑक्शन जनरली ई ऑक्शन ही किया जाता है, तो कब टाइम और प्लेस पे कब ई ऑक्शन होना है उसकी डिटेल आनी है। डिटेल्स ऑफ अर्नेस्ट मनी एज मे बी स्टिपुलेटेड बाई द सिक्योर्ड क्रेडिटर। मिनिमम जनरली 10% जो रिजर्व प्राइस होता है उसकी 10% अर्नेस्ट मनी कहते हैं, वो जमा करनी होती है उसको एलिजिबल होने के लिए ई ऑक्शन में। तो यहाँ पर उसका भी जिक्र होना चाहिए सेल नोटिस में कि वो अर्नेस्ट मनी कितनी जमा करनी है। एनी अदर टर्म विच द ऑथराइज्ड ऑफिसर कंसिडर इट नेसेसरी फॉर द परचेजर टू नो द नेचर एंड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। और कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि प्रपोज्ड बिडर्स को पता होनी चाहिए, तो वो भी इसमें इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। तो रूल 87 ये हो गया। इसके बाद इम्पॉर्टेंट रूल है 9(1). बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है। और ये 9(1) रूल क्या लैंग्वेज क्या कहती है, dictates that the no sale of immovable property under the security interest enforcement rules can occur before 30 days from the date of publication or the notice of sale service to the borrower। इसमें कहता है कि कोई भी जो सेल है, सेल नोटिस लगा लिया, सेल नोटिस के 30 दिन से पहले कोई भी सेल नहीं होनी चाहिए। 30 दिन का ये नोटिस चिपकाना ही नहीं है, इसको बाई पोस्ट बोरोवर को भेजना भी है। तो वो बोरोवर जब
बोरोवर को बाई पोस्ट भेजना है और इसको पब्लिश भी कराना है, विद इन 7 डेज इसको पब्लिश भी कराना है। तो सेल नोटिस को पब्लिश कराने से मतलब सेल 30 दिन से पहले कोई सेल नहीं हो, 30 दिन का टाइम प्रॉपर मिलना चाहिए। अभी इसमें कोर्ट की रूलिंग आ गई है कि क्योंकि रूल 86 में जो राइट टू रिडीम है वो सेल नोटिस पब्लिश होते ही ख़त्म हो जाता है, तो हमें 30 दिन का एक्स्ट्रा नोटिस, एक बीच में एक नोटिस और देना है बोरोवर को सेल नोटिस लगाने से पहले, सिम्बॉलिक पोजीशन लेने के बाद कि हम इन 30 दिन के बाद हम सेल आपकी करने जा रहे हैं। इस 30 दिन ख़त्म होने के बाद फिर हम सेल नोटिस चिपकाएंगे और 30 डेज़ का अनदर 30 डेज़ तक वेट करेंगे। 30 डेज़ के बाद ही हमें सेल लगानी है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये 30 डेज़ थोड़ा सा टाइम पीरियड लेके चलें, बिल्कुल ही 30 डेज़ पे ना करें कि कहीं गलती ना हो जाए। 1-2 दिन का फ़र्क ले लें, जिससे कि क्योंकि ये छोटे छोटे टेक्निकल पॉइंट्स हैं और जब कोर्ट में बोरोवर अपील करता है तो इन्हीं पॉइंट्स में अगर कहीं कोई गलती हो जाती है तो पूरे सारे रिकवरी एक्शन हमारे नल एंड वाइड हो जाते हैं। तो रूल 9(1) क्या कहता है कि 30 डेज़ के बाद ही सेल हो सकती है, 30 डेज से पहले सेल नहीं हो सकती। तो फ्रेंड्स, अभी रूल 9(1) तक हमने डिस्कशन किया और आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं उसके बारे में मेरे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और मुझे बताइए कि बैंकिंग से रिलेटेड आपको किसी भी तरीके की जो टॉपिक पर आप जानकारी चाहते हैं तो मैं उस पर आपको वीडियो बनाऊंगा और मोस्ट प्रॉब्ली वो आपके लिए लाभकारी होगा। साथ ही साथ जो भी टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस पर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछिए, मैं उनके जवाब दूंगा। ओके फ्रेंड्स।